Hello, aspirant. Welcome you all. So currently we are dealing with the chapter chemical control and coordination और उसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है. आज का जो लेक्चर है वो सेकेंड लेक्चर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे. और फर्स्ट लेक्चर में हमने लास्ट जो टॉपिक करा था वो एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने उसकी पार्ट्स के ऊपर बात की थी कि पार्ट्स डिस्टैलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया होता है. पार्ट्स डिस्टैलिस जो था इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, गोनाडोट्रोपिन जिसमें मेल्स फीमेल्स में एलएच और एफएसएच आया था और थायरोट्रोपिन जो है ये था. इसके बाद पार्ट्स इंटरमीडिया वाला पार्ट जो था इसमें एमएसएस मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमें देखने को मिला था. इसके बाद हाइपोथैलेमस की फंक्शन हमने देखी थी कि कैसे जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन जो है उसकी रिलीज होती है. तो जीएचआरएच जो था वहाँ से मतलब सारे जितने भी तरह के मैंने आपको हाइपोथैलेमिक जो भी ग्लैंड वगैरह बताया, रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन्स वगैरह, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच, एमएसएच मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है. स्टिमुलेट करने से क्या होता है, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे जितने भी तरह के हार्मोन्स हैं वो इनसे निकलते हैं. जो जीएनआरएच था यहाँ से एलएच और एफएसएच निकलता है. एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारी चीज़ें हमारी लास्ट जो क्लास थी हमारी यानी कि फर्स्ट लेक्चर उसमें हो चुकी है. आप इसको जाकर के देख लीजिए. आज की जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो रही है हमारी फ्रॉम द जितने भी तरह के मैंने आपको हार्मोन्स का भी बताया है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये सब के ऊपर जो है आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर फ्रॉम द ग्रोथ हार्मोन. जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन ये इसका फंक्शन की अगर हम बात कर ले तो ये इसका फंक्शन होता है कि ये स्टिमुलेट करता है द ग्रोथ ऑफ बोन्स. हमारी जो हड्डियां होती है, हमारी जो मसल्स होती है और हमारी जो कार्टिलेज होती है उसके अंदर ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है. दूसरा, ये स्टिमुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है उसकी मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है. उसके बाद प्रोलैक्टिन की अगर हम बात कर ले तो प्रोलैक्टिन का फंक्शन हो जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड जो होती है हमारी फीमेल्स के केस में देखने को मिलता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए, ताकि वहाँ से मिल्क जो है वो प्रोड्यूस हो सके इन द लार्जेस्ट अमाउंट. तो ये मिल्क प्रोजेक्शन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क आफ्टर डिलीवरी जो है ये इसी प्रोलैक्टिन की वजह से हो पाता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेमरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए. ठीक है. इसके बाद जो है हमारा तीसरा है टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. टीएसएच जो है इसका फंक्शन होता है कि ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को फॉर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द थायराइड की जो हार्मोन्स होती है उसको ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है. मतलब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिंथेसिस के लिए और थायराइड हार्मोन के रिलीज के लिए. नेक्स्ट है हमारा एसीटीएच यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. और ये जितने भी फुल फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में, तो इसको हम याद रखेंगे. एसीटीएच जो होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को फॉर द सिंथेसाइजिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन्स जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है ये इन सब की रिलीज जो है वो करवाती है. हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स को बेसिकली ये स्टिमुलेट करता है. और एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो हार्मोन है ये तीनों है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड. इसके बाद हम बात करते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स की. तो दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है. गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स एक आता है एलएच और दूसरा होता है एफएसएच. एलएच जो है उसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है दूसरा है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है मेल्स और फीमेल्स की बात कर ले तो मेल्स के अंदर ये स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल को टू रिलीज द एंड्रोजेंस. एंड्रोजेंस एक तरह का मेन टेस्टोस्टेरोन होता है जिसके रिलीज के लिए ये स्टिमुलेट करता है मेल्स में. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो मेल्स के केस में लेडिक सेल जो होता है वहाँ से एंड्रोजन मेन टेस्टोस्टेरोन जो है उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो रिलीज हो सके एंड्रोजेंस. फीमेल्स के केस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन जो होती है 14th डे पे.
फीमेल्स के केस में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हेल्प करता है इन द मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है। अब ये वर्ड यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ये भी आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा। जो 12th वाला हमारा पोर्शन है उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैं ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम की बात क्यों कर रही हूँ। तो फीमेल्स में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के हार्मोन की बात कर ले तो मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग इसका फंक्शन होता है। जैसे मेल्स की बात कर ले तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, और किसी भी वर्ड के पीछे जेनेसिस लग रहा है, ESIS लग रहा है, तो उसका मतलब होता है कि उस चीज़ का फॉर्मेशन, उस चीज़ का बनना, यानी कि स्पर्म का बनना जो होता है मेल्स में उसको स्टिमुलेट करता है ये FSH, और फीमेल्स के केस में जो ग्राफियन फॉलिकल होती है उसकी डेवलपमेंट कराती है ये FSH। इसके बाद हम चलते हैं MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरफ। इसके अंदर मिलानोसाइट यानी कि मिलानिन यहाँ पे पिगमेंट होती है और ये स्टिमुलेट करती है हमारी जो मिलानोसाइट होता है, मेलानिन प्रोडक्शन वाली जो सेल होती है उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है फॉर सिंथेसाइजिंग एंड रिलीजिंग मेलानिन पिगमेंट जो है उसकी सिंथेसिस और उसके रिलीज जो है ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाती है। ये हमारी बॉडी जो है उसको कलर देता है, मोर अमाउंट और लेस अमाउंट ऑफ दैट पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट, ये बताता है कि मतलब हमारे बॉडी का कलर कैसा होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी हाइपर सिक्रेशन हो रही है, ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेस बन रहा है, जरूरत से ज़्यादा बन रहा है, तो उसमें दो तरह की यहाँ पे बीमारियाँ होती है। और अगर जो है लो सिक्रेशंस हो रही हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन जो है जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा, उससे कम बन रहा, तो यहाँ पे हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी वजह से भी दो बीमारियाँ होती है। पहली जो हाइपर सिक्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की, अगर वो प्यूबर्टी से पहले हो रही है, अगर प्यूबर्टी से पहले हो रही है यानी कि उसमें आता है गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म जो होता है इसमें हमारा जो लॉन्ग बोन्स और लिम्स जो होता है वो बड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब हाथ पैर जो होता है उसकी वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हमें देखने को मिलता है बिफोर प्यूबर्टी। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, इसका मतलब है उसको हो गया है एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली में क्या होता है कि हाइट नॉर्मल रहेगा लेकिन उसका जो एक्सट्रीमिटीज़ होता है वो लंबा हो जाएगा। जैसे कि एक्सट्रीमिटीज में बात कर ले तो उसका जो जॉ बोन होता है, जबड़ा, वो उसका बोन थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके बाद फिंगर और टोज, ये सब मतलब हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां जो है, ये सारी चीज़ें एक्सट्रीमिटीज में जो है ये सारी चीज़ें आती है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, दैट इज लॉन्ग हो जाएगी। उसकी गोरिल्ला लाइक फेस हो जाएगी, ऑफकोर्स हो जाएगी, क्योंकि उसका जो जॉ बोन होता है वो क्या होता है, आगे की तरफ आ जाता है थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी गोरिल्ला लाइक फेस होती है। तो आफ्टर प्यूबर्टी में एक्रोमीगैली याद रखेंगे, कंडीशंस याद रखेंगे, और गिगेंटिज्म जो है ये बिफोर प्यूबर्टी वाली कंडीशन है ऑफ द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। दूसरा है हाइपो सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, जिसमें बिफोर प्यूबर्टी की बात कर ले और आफ्टर प्यूबर्टी की। तो बिफोर प्यूबर्टी में हमारा आता है दैट इज द ड्वार्फिज्म। अगर प्यूबर्टी आने से पहले ही उसमें हाइपो सिक्रीशन हो रही है, कम सिक्रीशन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, तो उसमें ड्वार्फिज्म आती है। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, इंसान ड्वार्फ रह जाता है, जिससे शॉर्ट उसकी लिम्स वगैरह होती है। आफ्टर प्यूबर्टी की बात कर ले तो आफ्टर प्यूबर्टी में आता है हमारा एक्रोमिक्रिया। एक्रोमिक्रिया जो होता है इसमें एक्सट्रीमिटी शॉर्ट होती है, जिसमें कि फिंगर, टोज और जॉ जो होता है ये क्या होता है, शॉर्ट रहेगा, लेकिन उसका हाइट क्या होता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक और ग्लैंड की। अब आता है हमारा दैट इज द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर वेस्टीज ऑफ थर्ड आई भी कहते हैं। इसकी ओरिजिन की बात कर ले तो ये क्या होता है, एक्टोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है। लोकेशंस की बात कर ले तो ये डॉर्सल पार्ट जो होता है हमारा डायनसिफेलॉन का, उसकी डॉर्सल पार्ट में जो होता है पीनियल ग्लैंड लोकेट होता है। हार्मोन की बात कर ले तो पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक तरह का ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव अमीनो एसिड होता है। ठीक है, ये की पॉइंट जो है हमें याद ही रखना है इस पे। इसके बाद हम इसकी फंक्शंस के ऊपर बात करें तो पीनियल ग्लैंड जो होता है ये, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ये मेंटेन करता है डाइअर्नल रिदम जो होता है 24 आवर स्लीप वेक साइकिल जो है हमारा, उसको ये मेंटेन करता है। दूसरा, हमारी स्किन की जो पिगमेंटेशन होती है उसको रेगुलेट करता है। तीसरा, रेगुलेट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स के केस में, उसको भी ये रेगुलेट करता है। फोर्थ, डिफेंस कैपेबिलिटी जो है, हमें जो फॉरेन बॉडी होता है उससे डिफेंस करने में, लड़ने में ये हमें कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी ये क्या करता है, हद तक इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होती है। इसका लोकेशन जो है हमारी जो नेक है,
नेक की जो रीजन है उसमें ट्रैकिया और लंग्स जो है उसके बीच में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। ये एक बाइलोब्ड बटरफ्लाई के शेप की ग्लैंड होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो यहाँ पे सबसे पहले जो दोनों लोब होता है इसका, क्योंकि ये बाइलोब्ड बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर है तो ये किसी ना किसी चीज से जुड़ी रहेगी, तो इसके बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम स्थमस कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर की जो स्पेस रहती है, जैसे किसी भी सेल की अगर हम स्पेस की बात कर ले तो उसमें साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस है उसमें वो होता है स्ट्रोमा। इसके बाद इसमें कुछ सेल्स वगैरह होते हैं जैसे कि थायराइड फॉलिकल्स होता है, T3 एंड T4 सेल्स जो कि आयोडीन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो थायराइड फॉलिकल जो होता है इसमें सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा जो T3 T4 सीक्रेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे पैराफॉलिकुलर कुछ सेल्स होते हैं जो कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है TCT वो सीक्रेट करता है, और इसके बीच की जो ल्यूमेन मतलब खाली स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होता है ये एक अकेला ग्लैंड है विच स्टोर इट्स हार्मोन्स, अपना जो हार्मोन्स होता है इनएक्टिव फॉर्म में जो है स्टोर करके रखता है। अब हम फॉलिकुलर सेल्स की बात कर ले तो इसमें मैंने आपको दो फॉलिकुलर सेल्स बताया है, एक है T3 और दूसरा है T4 यानी कि थायरोक्सिन। ये T3 जो होता है ये 4 टाइम्स मोर पोटेंट होता है, इसमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है T4 से, लेकिन जो T4 होता है थायरोक्सिन ये प्रोड्यूस होता है ज़्यादा अमाउंट में देन द T3। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और बात जैसे कि थायरॉयड ग्लैंड पे ही। इसमें ये जो माउंटेन्स रीजन में क्या होता है कि सॉइल जो होता है वो आयोडीन डेफिशिएंट है, ये ऐसे ही की पॉइंट है, याद रखना है बस। इसके बाद फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड की हम बात कर ले तो ये इसका फंक्शन जो है सारे जितने भी ग्लैंड मैं आपको बता रही हूँ उसका फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सारे फंक्शंस याद रखेंगे क्योंकि हर एक फंक्शन जो है हर एक पॉइंट से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो सबसे पहले इसके थायराइड ग्लैंड की बात कर ले तो ये रेगुलेट करता है BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है हमारा उसको रेगुलेट करता है। दूसरा थायराइड ग्लैंड का और फंक्शन है कि ये मेटामॉर्फोसिस जो होता है फ्रॉग में, अब मेटामॉर्फोसिस वर्ड यहाँ पे आया है, इसका मतलब होता है जब टेडपोल लार्वा होता है, इसका लार्वा है रेडपोल, टेडपोल लार्वा से जब एडल्ट बनता है तो एडल्ट बनने में की जो प्रोसेस होती है, मतलब लार्वा से एडल्ट की जो प्रोसेस होती है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो यही थायराइड ग्लैंड जो होता है ये इन्वॉल्व रहता है इन द मेटामॉर्फोसिस इन द फ्रॉग्स। ठीक है, इसके बाद आरबीसी जो होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स उसकी प्रोडक्शन में भी ये सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारी जो ब्लड की शुगर लेवल होती है, ब्लड शुगर लेवल, उसको ये इंक्रीज करता है। इसके बाद ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी बहुत हद तक हेल्प करता है। इसके बाद डिसऑर्डर्स की बात कर ले, इसमें थायराइड ग्लैंड जो होती है इसमें कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि अगर इसकी ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है, हाइपर सिक्रीशन जो होता है हाइपर थायराइडिज्म होता है। दूसरा अगर थायराइड ग्लैंड जो है इसकी सिक्रीशंस बहुत कम हो रही है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो इसमें होता है हाइपोसिक्रीशन यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन एक है, एक एग्जांपल याद रखना है हमें, दैट इज एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जिसको हम ग्रेविस डिजीज भी कहते हैं। तो नाम याद रखेंगे एक्सोप्थेल्मिक गोइटर ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेविस डिजीज। इसमें फंक्शन क्या, इसमें होता क्या है कि इसकी फास्ट मेटाबॉलिज्म है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगता है। फास्ट मेटाबॉलिज्म होने से क्या होगा कि जितना फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा उतनी तेजी से रेस्पिरेशन होगी, उसमें डाइजेशन होगी, उतना फास्ट क्या होगा इंसान को भूख लगेगा। मतलब बहुत तेजी से मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन हो रहा है, बहुत फास्ट होने की वजह से उसमें वेट लॉस देखने को मिलेगा। उसकी प्रोट्रूडिंग आईज हो जाती है। प्रोट्रूडिंग आईज का मतलब है कि आंख बाहर की तरफ ऐसे जैसे लगेगा कि आंख बाहर निकल जाएगा, निकल के गिर जाएगा, ऐसा प्रोट्रूडिंग आईज उसमें देखने को मिलेगा। उसकी स्किन जो होती है रिंकल्ड हो जाती है पूरी, और उसके जो हार्ट रेट होगा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ऑफकोर्स उसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी फास्ट हो चुका है जिसकी वजह से हार्ट रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसके बाद हाइपोसिक्रेशन की बात कर ले यानी हाइपोथायराइडिज्म की बात कर ले तो इसमें एग्जांपल में सबसे पहला आता है दैट इज द सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर जो होती है ये आयोडीन हमारे डाइट में अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे सिंपल गोइटर हो सकता है, और थायराइड में जो है स्वेलिंग होने की वजह से भी ये हो सकता है। इसके बाद मिक्सडिमा जो है ये एडल्ट्स के केस में देखने को मिलता है, इसमें स्वेलिंग होती है और हेयर फॉल, एक्सेस हेयर फॉल देखने को मिलता है। इसके बाद क्रिटेनिज्म जो होता है ये इन्फेंट और चिल्ड्रन के केस में देखने को मिलता है। यहाँ पे बच्चे ड्वार्फ हो जाते हैं, उसका IQ लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, वो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं वो बच्चे। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे कुछ उसका थायराइड में मैंने आपको कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स बताया है। जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होता है वो रिलीज करता है TCT यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन, जिसका ये एंटागोनिस्ट होता है जो पैराथॉर्मोन, जो अभी मैं आपको पैराथायराइड ग्लैंड जो है जो रिलीज करता है पैराथॉर्मोन, उसके एंटागोनिस्ट यानी कि अपोजिट इसका फंक्शन होता है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं थायराइड ग्लैंड का वो रिलीज करती है।
TCT इज एंटागोनिस्ट टू द पैराथॉर्मोन और द पैराथायरॉयड ग्लैंड। पहला क्यों? सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये इनहिबिट करता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा। दूसरा फंक्शन इसका होता है, ये इनहिबिट करेगा कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पार्ट होती है, अब ट्यूबुलर पार्ट में हमारा आता है पीसीटी, डीसीटी वगैरह कलेक्टिंग डक्ट, तो वहां से क्या करेगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको ये रोक देता है। तीसरा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से रुक रहा है तो स्टिमुलेट करेगा ये डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोन्स, मतलब ब्लड से खींच खींच के कैल्शियम को लाता है और उसको बोन्स में क्या कर देता है, ये डिपॉजिट कर देता है। तो ये थायरोकैल्सिटोनिन का ये सारा फंक्शंस है। और अब हम चलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर। तो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होता है ये 2 पेयर में होता है, यानी कि 4 होता है नंबर में। इसकी ओरिजिन की बात कर ले तो ये एंडोडर्मल होता है। लोकेशंस की बात कर ले तो ये ऑन द डॉर्सल साइड जो होता है थायराइड ग्लैंड का, उसके अंदर होता है। मतलब थायराइड ग्लैंड जो है उसके डॉर्सल साइड जो होता है, पीछे के साइड, वहां पे हमें देखने को मिलता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। हार्मोन जो सिक्रीट होता है यहाँ पे वो होता है पैराथॉर्मोन। इसके फंक्शंस की बात कर ले तो सबसे पहले उसका, क्योंकि ये उसका टीसीटी जो था हमारा थायरोकैल्सिटोनिन, उसके एंटागोनिस्ट होता है, अपोजिट, तो सेम होगा लेकिन उसका अपोजिट होगा। यहाँ पे वो क्या कर रहा था, वो रोक रहा था, मतलब डिक्रीज कर रहा था कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्योंकि ये हमारे इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल। अब वो क्या कर रहा था, टीसीटी, ये हमारे ब्लड में से जो है, मतलब ब्लड से बोन्स में क्या कर रहा था, कैल्शियम का डिपोजिशन कर रहा है, यानी कि ब्लड की कैल्शियम लेवल क्या कर रहा था, वो कम कर रहा था। लेकिन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है ये इंक्रीज करता है ब्लड की कैल्शियम लेवल, इसलिए इसको कहते हैं हाइपर कैल्शियमिक। दूसरा, ये स्टिमुलेट करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो इनहिबिट कर रहा था, ये स्टिमुलेट करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इसके बाद ये स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो है वहां से स्टिमुलेट करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इसके बाद ये रीअब्जॉर्प्शन करेगा कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स एंड ट्रांसफर इट टू ब्लड। अब बोन्स जो है वहां से क्या करेगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा हमारे ब्लड में। इसके डिसऑर्डर्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें आता है सबसे पहले, और दूसरा होता है दैट इज द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है इसके अंदर, मतलब एक्सेस अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो पैराथॉर्मोन निकलता है उसकी अगर एक्सेस सिक्रेशन हो रही है तो उससे क्या होती है, और उसकी कम सिक्रेशन होती है उससे क्या होती है। अगर उसकी ज्यादा सिक्रेशन हो रही है तो क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और पोरोस का मतलब होता है, पोरोसिस का मतलब होता है खाली, यानी कि बोन यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है इसमें इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम इन द ब्लड फ्रॉम द बोन्स। बोन से क्या करता है, मतलब ये इंक्रीज करता है कैल्शियम इन द ब्लड। ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल बढ़ाता है फ्रॉम द बोन से खींच करके कैल्शियम लाता है, जिससे बोन्स क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि बोन्स के अंदर कैल्शियम हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बोन्स जो होता है बिकम्स पोरस एंड मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। ठीक है, ये ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होती है। अब जो हाइपो सिक्रेशन हो रही है, इसकी कम सिक्रेशन से क्या होता है, टिटेनी हो सकता है। टिटेनी में क्या होता है कि डिक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम जो है इसकी कमी हो जाती है, और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से कैल्शियम अगर ब्लड में कम होगा तो उसमें क्या होगा, टिटेनी की कंडीशन में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, अकड़ जाती है बिल्कुल टिटेनी में। ठीक है, तो ये थी हमारी यहाँ तक पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर बातें। इसके बाद जो है और बहुत सारी ग्लैंड जो है हमारी बची हुई है, जिसके ऊपर हमारा थर्ड लेक्चर होगा। तो आप इस सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर जो है इसको देख लीजिए। सारे हैंडीटेन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।